उस ऑडिशन के पोर्शन में जो एक चीज़ हमारे जहन में ये थी कि हमारी जो मैनेजमेंट थी वो चाहती थी कि वकार के साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, एंड आई वाज द वन हु हैड like a severe issue with that. I said कि why we should incorporate anybody else, because जो शो की जो आइडेंटिटी है that is वकार. So I thought कि यार अगर हम किसी और को incorporate करते हैं, it will be more better that if we incorporate only वकार, and वकार should have all the authority to basically select or reject people. लिविंग ऑन द एज के ऑडिशंस में जो एक मज़े की बात लगी हमें, जो कि अब लग रही है मज़े की बात, उस वक्त जो है वो बहुत बुरी लग रही थी, वो ये थी कि वकार के पास जब हमने उसको ये पावर्स दी कि तुम किसी को भी एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, तो इसने एट ए टाइम ये भी किया है कि अगर 20-50 लोग आए इसके पास तो 50 के 50 को इसने रिजेक्ट भी किया है। बात बंद करो। रिजेक्ट 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 हो गया, रिजेक्ट उठो जाओ, रिजेक्ट। यहाँ क्या करने आए? 100 लोग आए, 100 लोगों में से अगर उसने 10 लोग सिलेक्ट किए, 90 को रिजेक्ट किया, तो हम परेशान हो रहे होते थे कि डेयर कौन करेगा। लेकिन फिर उसी दिन दोपहर को, शाम को, थोड़ी देर के बाद वो बाहर जाता था और जो लोग रिजेक्ट किए हुए होते थे उसमें से वो कुछ लोग पिक करता था, बोलता था कि आप लोग सिलेक्ट हो गए, और जो सिलेक्ट किए हुए होते थे वो रिजेक्ट कर देता था किसी भी XYZ रीज़न की वजह से। अब वो उस वक्त तो हमें बहुत बुरा लगा कि ये कर क्या रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बाद में अंदाज़ा हुआ, वो चेक लोगों का कमिटमेंट लेवल कर रहा था कि कौन कितना श्योर है कि उसने क्या ऐसी हरकत की है कि जिसकी वजह से उसको पता है कि उसने पिक होना है और वो इंतजार कर रहा है कि अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद मुझे पिक करेंगे। ऑडिशंस में एक और प्रॉब्लम ये थी कि हर शहर में जाकर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हमें जाना था, और वहां जाकर जो भी हमारा सेटअप है वहां जाकर जल्दी जल्दी सेटअप करना था। अब जल्दी जल्दी सेटअप करने में एक प्रॉब्लम जो आती थी कि बाज़ दफ़ा वहाँ के लोग ये कहते थे कि आप ऑडिटोरियम में करें, सबके सामने ऑडिशंस। अब सबके सामने ऑडिशन करने का मतलब ये था कि वहाँ जितने लोग बैठे थे उनको थोड़ी बहुत तो आवाज़ जाती थी कि बात क्या हो रही है या डेयर क्या करवाया जा रहा है, तो उनकी आवाज़ें भी बाज़ दफ़ा आपको सुनाई देंगी। और जो मेरे ख्याल से एक बड़ी अजीब सी चीज़ मेरे लिए थी, क्योंकि मैं चाहता था कि ऑडिशंस ऐसी जगह हो जहाँ कोई और सुन ना सके। टाइम खत्म हो गया आपका बार। और हैदराबाद में तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ऑडिशंस को देखते हुए वहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के इतने एक्साइटेड हो गए कि ऑडिशन के बीच में आ गए कि आप इन लोगों को छोड़ें, आप हमसे ऑडिशन लें। सफर अच्छा खासा है, अल्लाह का शुक्र है। क्या मकसद है बताओ? डेयर जैसे आपने आपका बकवास कर रहे हो, उठो भाई, मुझसे सवाल पूछा, क्या पूछ रहा है? मत्था खा के रख दिया तुमने। हिम्मत हिम्मत काय की हिम्मत, बताओ मुझसे पूछो क्या पूछना चाह रहे हो? हिम्मत मैंने कमजोरी दिखाई है आपको कि मुझ में हिम्मत है? मुझ में ऐसी हिम्मत है, तुझ में हिम्मत नहीं है। इस दफ़ा एक चीज़ तो मैंने सोच ली थी कि जो भी कंटेस्टेंट्स इस दफ़ा सेलेक्ट होंगे शो के लिए, हर शहर में उन्हें हमारे साथ 1 या 2 दिन गुजारने हैं। अब 1 या 2 दिन गुजारने में मैं ये समझता था कि शायद ये लोग थोड़ी सी बातें करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बोरिंग होगी और ऑन एयर दिखाने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि लड़के तो लड़कियों में फ़ौरन इंटरेस्टेड हो ही जाते थे, लेकिन कुछ लड़कियां भी थीं जो सिर्फ कॉन्टेस्ट से किसी लड़के को हटाने के लिए उससे हर किस्म के वादे कर लेती थी। इस कमिटमेंट से बहुत गुस्सा आता है। बट आई प्रॉमिस। एक ये कि हमारी फ्रेंडशिप आज से स्टार्ट हुई है, तो मैं कह रहा हूँ ज़रा और मेमोरेबल बन सकती है। मैं वो तो फ्रेंडशिप बहुत कम करती हूँ, बहुत कम होती है उनमें से, यानी कि मैं कोई लकी। हाँ शायद। मैंने ऐसे कह दिया था, लेकिन वो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे डिसेंट लगते हो और मुझे तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है। मैं स्वीट तो वैसे ही बहुत हूँ, लेकिन इतनी स्वीट भी नहीं हूँ। मेरे लिए और स्वीट हो जाओगे? नहीं, इतनी स्वीट नहीं होना। प्रॉमिस? पक्का? पक्का। अगर मुकरी तो एंड में धोखा मिला? नहीं, मैं ट्रस्ट रखो, मैं नहीं धोखा दूंगी तुम्हें। अब अगर हिरा ने मना कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी और जिस वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इस लिविंग ऑन द एज, वो ये कि इस बार हमने वो चीज़ें ऑन एयर करें जो कि रियलिटी शो में होनी चाहिए थी, इससे पहले नहीं हुई। अगर कोई किसी को गालियां दे रहा है तो वो दे रहा है। क्या बोल रहे? गाली किसको दे रहे? मम्मी डैडी कराची वालों से सपोर्ट तो करें। अब आप ये इस चीज़ में अगर रहेंगे कि जी ये फैमिली शो है या नहीं है, तो ना हम ये डिसाइड कर रहे हैं ना हमारी टीम डिसाइड कर रही है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप जब लिविंग ऑन द एज पाकिस्तान टूर देखें तो अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा बड़ा करके देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप वो देखेंगे जो आज से पहले आपने किसी रियलिटी शो में एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं देखी होंगी। कहीं से भी देख लें आप, तुम में कहाँ से देखने की हिम्मत है?
कैमरे के पीछे आपके साथ बहुत सी लड़कियों ने किया होगा, पर मैं कैमरे के सामने कर सकती हूँ। वकार जो है he wants technically everything perfect, जो वो चीज़ मांगते हैं from cameras to equipment to editing machines, even everything he wants it perfect. अभी जो पाकिस्तान टूर है इसमें I think this is not only taking living on the edge one step further but 10 steps further. इसमें इसने specifics तो खैर रखी हैं कि मुझे ये equipment चाहिए, इनको अगर ज़रा सी भी चीज़ नहीं पसंद होगी तो वो उसको काट कूट के फेंक देंगे। नहीं तो मसला तो हमें पता है, लेकिन वो मसला आया क्यों था ये बताओ ना। वो तो आपको चाहिए था ना कि मलिक साहब को चाहिए था ना कि वो पहले ही बता देते कि भाई हमारा फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट वो है। फॉर्मेट का चक्कर है ना। मैं एक सेकंड मेरी सुन ले भाई। डोनेशन आज तक हमने किसी को डोनेशन नहीं दी, आर्टिस्ट तक को तो कभी हम लोगों ने पैसे नहीं दिए। तुम बात मुझसे डोनेशन की बात कर रहे हो यार। नहीं तो जब उन्होंने एंड टाइम में बोला तो क्यों बोला आपको वहां भाई पर? इसमें ऐसे देखना तो चाहिए था ना तुम्हें पहले से। यानी देख वकार उधर जाके सबने बात की थी, ठीक है, मैं भी गया था, मेरे साथ वो वन वर्ल्ड वाला जो रिजवान था उसने भी जाकर बात की थी। पूरे टूर पे हार्डली या जहाँ तक मुझे याद है हम लोग 2 घंटे बाद मुश्किल सोते थे, बिकॉज सारी रात जागते थे। थोड़ी देर हम लोग जब रेस्ट करते थे तो वकार बैठ जाता था, सुबह की प्लानिंग ये है, सुबह ये प्लान करना है, ये काम करना है, ये डेर मैंने किया था, ये डेर कैसा हुआ है।